देख रहे हैं डिटर्मिनेंट का कुछ क्वेश्चंस जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम समझ रहे हैं। मैथमेटिक्स का जो 11th और 12th के स्टूडेंट हैं उनका डिटर्मिनेंट में बहुत क्वेश्चन डाउट रह जाता है, तो इसलिए हम समझ रहे हैं। यहाँ पे हम लोग थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट लिए हैं। थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट में हम लोग के पास है 1 2 3 फर्स्ट रो में है, यानी कि इसको अगर हम रो 1 बोले हैं तो इसका जो है 1 2 3, रो 2 में है 2 1 4 और रो 3 में है 5 2 1। तो इसे रो 1 रो 2 रो 3 में कंसीडर किया जाता है R1 R2, और इसको हम लोग लिखते हैं R3, और इसको हम लोग लिखते हैं कॉलम 1, इसको C1, और ये हो गया हम लोगों का C2, और ये हो गया हम लोगों का C3। इसको हम लोग थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट भी बोलते हैं। यानी कि थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का मतलब होता है इसमें 3 रोज होते हैं और 3 कॉलम्स होते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं वो तो समझेंगे आगे, लेकिन फिर हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे भी एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। यहाँ पे भी हम लोगों के पास 3 रोज और 3 कॉलम है, और सबसे पहले ये वाला ले लेते हैं हम लोग 2। अगर हम लोग 2 ले लेते हैं तो 2 में से हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि कैसे डिटर्मिनेंट को देखना है। 2 ले लिए हैं, 2 को लेंगे तो रो कॉलम कैंसिल हो गया, तो बचा हम लोगों के पास 2 5 एंड 1 4। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे ऐसे 8 - 5, तो लिखेंगे हम लोग 8 - 5। फिर उसके बाद ले लेंगे हम लोग ये वाला जब लेंगे तो उसको लेंगे हम लोग -1, क्योंकि ये होता है हम लोगों का प्लस, ये होता है माइनस, बीच वाला ये होता है प्लस, तो -1 लेंगे। तो -1 में भी रो कॉलम कट जाएगा, तो ये हो गया 3 4 मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया हम लोगों का 12, ये हो गया 2 और 5 मल्टीप्लाई होगा तो हो गया हम लोगों का 10। लास्ट वाला जो है वो प्लस है, तो उसको हम लोग लेंगे +4। कॉलम और रो कट गया तो हम लोगों का हो गया 3, ये हो गया -4, यानी कि 3 - 4, यानी कि जोन सा नंबर लेना है। यानी कि हम अगर 4 ले रहे हैं तो इसका रो भी कॉलम कैंसिल कर देंगे और रो कैंसिल कर देंगे। जो रह गया इसके इस साइड का पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस देके इस साइड का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोगों का जो वैल्यू आया है 2 और 8 - 5, ये हो गया हम लोगों का 3, ये हो गया -1, 12 - 10 ये हो गया 2, ये रह गया हम लोगों का 4, 3 - 4 हो गया -1, यानी कि हम लोगों का हो गया 6 - 2, ये हो गया -4, यानी कि 6 - 6 आंसर हम लोगों को मिल जाएगा 0। ठीक है, इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन और एक चीज़ भी देखना है, हम लोगों का यहाँ पे 2 1 4 था पहला वाला, तो लास्ट वाला भी 2 1 4 था, यानी कि R1 और R3 दोनों इक्वल रहा। अगर R1 और R3 दोनों इक्वल हो जाता है तब भी डायरेक्ट हम लोग 0 लिख सकते हैं, या कैलकुलेट करके भी हम लोग 0 लिख सकते हैं। फिर आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे भी देख रहे हैं कि हम लोगों के पास जो वैल्यू है 2 4 2 4 और 1 1 1 और 5 2 5, इसको भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग ले लेंगे 4, पहला लेंगे तो 4, इसके सीधे का कॉलम और रो कट जाएगा तो बचेगा 1 1 और 4 5। पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो गया 5, उसके बाद मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 को 1 के साथ, ये हो गया 4। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग लेंगे -2 मतलब ये वाला माइनस है, ये वाला प्लस है, ये वाला प्लस है। तो हम लोग जब -2 लेंगे तो इसका कॉलम कट जाएगा, रो कट जाएगा, तो ये बचेगा ये हम लोगों का 1 5, यानी कि 5 - 5 ये 0 हो गया। तो लास्ट बच गया हम लोगों का 4 होगा, तो 4 जब लेंगे कॉलम और रो कट गया तो ये हो गया 4 - 5, यानी कि 1 × 4 4 हो गया, 5 × 1 हो गया हम लोगों का 5। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का 4, 5 - 4 हो गया 1। फिर उसके बाद जो हम लोगों का बचता है ये 0 -0 लिख लेंगे इसको, ये हो गया 4 - 5 आ गया हम लोगों का -1, यानी कि 4 × 4 हो गया 4, ये हो गया -4, ये हो गया हम लोगों का 0 आएगा आंसर। ठीक है, और एक बात भी यहाँ पे देख सकते हैं हम लोगों का, यहाँ पे 2 कॉलम है, यानी कि 4 1 5 और 4 1 5 दोनों आइडेंटिकल है, यानी कि कॉलम 1 = कॉलम 3, इसको भी हम डायरेक्ट 0 लिख सकते थे। डायरेक्ट वाला 0 भी हम समझेंगे। यहाँ पे देखते हैं कि 3, यहाँ पे है 3 7 5 कॉलम 1, इसको कॉलम 1 C1 बोलते हैं। ये हो गया हम लोगों का कॉलम 2, और ये हो गया हम लोगों का कॉलम 3। अगर हम लोगों का C1 और C2 और C3 इक्वल है तो इसका वैल्यू हम लोग 0 लिखते हैं। C1 = C2 = C3, यानी कि कॉलम 1 और कॉलम 2 और कॉलम 3 तीनों अगर इक्वल है तो हम लोग डायरेक्ट 0 लिखेंगे। उस डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट करना या सॉल्व करने का किसी भी तरह का ज़रूरत नहीं है, 0 आएगा आंसर। और एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, और यहाँ पे जो हम लोगों का है R1 है, यानी कि रो 1 है, और ये जो है हम लोगों के पास रो 2 है, और ये भी रो 3 है। ये सारा ही 2 1 4 है, ये 2 1 4, ये भी 2 1 4, ये भी 2 1 4 है। तो इस तरह का भी वैल्यू अगर दिख जाए R1 = R2 = R3, यानी कि रो 1 जो है रो 2 के साथ इक्वल है और रो 2 भी रो 3 के साथ इक्वल है, तो इसका वैल्यू भी हम लोग 0 लिखेंगे। ठीक है, तो आगे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं कि 2 1 7 है, और हम लोगों का सेकेंड रो जो है हम लोगों का यहाँ पे 0 है।
सेकेंड रो अगर 0 है तो हम लोग इसका वैल्यू 0 लिखेंगे। कोई सा रो या कोई सा कॉलम अगर 0 है तो उसका वैल्यू हम लोग 0 लिखेंगे, कोई सा भी रो। यानी कि ये R2 0 नहीं होकर अगर R3 वाला 0 होता तब भी हम लोग आंसर 0 लिखते। एक कंप्लीट रो या एक कंप्लीट कॉलम अगर 0 आ जाता है तो हम उसका आंसर 0 लिखेंगे। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोगों के पास है 315 और एक है 217, 2 रो है। और थर्ड रो जो हम लोगों के पास है R3 है, ये R3 जो है ना 0 है। R3 अगर 0 है तो पूरे डिटर्मिनेंट यानी कि थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का कंप्लीट वैल्यू आएगा 0। इसको कैलकुलेट करके भी हम 0 दिखा सकते हैं, लेकिन ऐसे ही डायरेक्ट 0 लिख लेना आंसर आ जाता है। तो डायरेक्ट 0 लिखा जाएगा, क्योंकि अगर R3 0 है या R2 भी 0 है या R1 0 है, कोई सा रो या कोई सा कॉलम है, C1 0 है, C2 0 है, C3 0 है, तब भी उसको हम लोग 0 लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट को। फिर अभी देखते हैं हम लोग एक डिटर्मिनेंट का जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन है और इसको सॉल्व करते हैं। 1 + a रो में लिखा है 1 और 1 है, और 1 + b 1 है, 1 + c। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए प्रूफ करना है हम लोगों को कुछ वैल्यू है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले इसको बोलेंगे हम लोग C1 पहला वाला, तो लिखेंगे C1 C2 C3। तो हम लोग लिखते हैं C1 और मार्क C1 - C2 एक प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट का, उसको अप्लाई करते हैं C2 - C3। तो जब प्रॉपर्टी अप्लाई कर लेंगे तो हम वैल्यू लिखेंगे। सबसे पहले अगर लिख रहे हैं ये कॉलम 1 में हम लोगों का 1 माइनस हो गया, यानी कि C1 से C2 माइनस हो गया, तो 1 + a - 1, तो हम लोगों को मिल जाएगा a। फिर उसके बाद C2 से जब C3 माइनस होगा 1 - 1 0, और लास्ट वाला तो कुछ चेंज नहीं किए हैं, 1 लिखेंगे। फिर ये है हम लोगों के पास 1 - 1 - b, तो इसको लिखेंगे -b। 1 + b - 1 इसको लिखेंगे हम लोग 1 + b - 1, यानी कि 1 1 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा b, और लास्ट वाला 1 है हम लोगों के पास। ये 1 - 1 ये हो गया 0, और ये हो गया हम लोगों के पास 1 - 1 - c, क्योंकि C2 - 3 लिखे। तो ये 1 - 1 कट जाएगा तो बचेगा -c, प्लस माइनस माइनस हो गया तो -c बचेगा। लास्ट वाला जो बचेगा हम लोगों का 1 + c बचेगा। ठीक है, ये हम लोगों का वैल्यू आ गया। तो हम लोगों का जब ये वैल्यू आ गया तो उसको दूसरे पेज में लिख लेते हैं 101, सॉरी इसको देख लेते हैं थोड़ा क्या है, सॉरी A01 थोड़ा से क्लियर कर लेते हैं, फिर उसके बाद लिखते हैं। ये हो गया हम लोगों के पास A01, फिर उसके बाद है हम लोगों के पास -b B1, फिर उसके बाद लास्ट वाला जो वैल्यू है 0 - c 1 + c, 0 - c 1 + c। ठीक है, अभी इसको हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे एक वैल्यू हम लोगों का 0 लिखा हुआ है। ठीक है, एक वैल्यू हम लोगों का 0 एक वैल्यू 0 है हम लोगों का। तो हम लोग यहाँ पे a ले लेंगे, और ये हो गया हम लोगों का पॉजिटिव, रो कॉलम कट जाएगा, यानी कि ये साइड का रो और कॉलम कट जाएगा, तो बचेगा b1 - c 1 + c। सही है, तो फिर ये वाला भी प्लस है, तो हम लोगों का ये 1 ले लेंगे, तो कॉलम कट गया और रो कट गया, तो बच गया -b, ये हो गया -b, और ये हो गया 0 - c। सही है, तो हम लोग इसको लिखेंगे, ये हो गया और ये इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो गया b प्लस ये आ गया bc, और ये हो गया माइनस और माइनस, यानी कि प्लस ये हो गया c। सही है, तो ये हो गया हम लोगों का 1 रहा, और ये हो गया हम लोगों का bc, यानी कि माइनस माइनस प्लस bc, और ये हो गया 0। सही है, इसको हम लोग राइट साइड लिख लेते हैं। इसको ये हो गया हम लोगों का a, और ये हो गया b, और कितना रहा हम लोगों के पास, ये हो गया हम लोगों का bc प्लस c प्लस bc प्लस ये हो गया c। सही है, फिर इसके बाद हम लोगों का कितना है, ये हो गया हम लोगों का +1, यानी कि 1 है, और ये हो गया bc - 0, तो ये हो गया हम लोगों का कितना, ये भी आ गया, प्लस ये हो गया a b c, इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हो गया ac, और ये यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई हो गया तो bc, और ये तो 0 है, इसको लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम लोग यहाँ पे abc डिवाइड करते हैं तो ये हो गया डिवाइडेड बाय abc, और इस पर भी abc डिवाइड कर लेते हैं तो ये हो गया abc, और इस पर भी abc डिवाइड कर लेते हैं तो डिवाइडेड बाय abc, और इस पर भी bc डिवाइड बाय इसको भी लिख लेते हैं abc। अगर हम लोग सारे फैक्टर पे abc डिवाइड किए हैं तो बाहर एक क्या करेंगे ना, abc मल्टीप्लाई कर लेंगे। सही है, तो हम लोग इसको लिख लेते हैं, ये हो गया हम लोगों का abc। सही है, abc लिख लिए, तो यहाँ पे ab कैंसिल हो गया, और यहाँ पे abc कैंसिल हो गया, और ac कैंसिल हो गया, और यहाँ पे bc कैंसिल हो गया, तो हम लोगों का बच गया abc, और ये हो गया हम लोगों का 1/c, और ये हो गया यहाँ पे 1, और ये हो गया 1/b, और ये हो गया 1/a।
यानी कि जो हम लोगों का आंसर आया है ये हो गया हम लोग ABC, ये हो गया हम लोग का 1 + 1 डिवाइड बाई A + 1 डिवाइड बाई B + 1 डिवाइड बाई C, ये हम लोगों का आंसर आ गया। ठीक है, ये हम लोगों का थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है। ये भी हम लोगों का 5 मार्क्स या 6 मार्क का क्वेश्चन हम लोगों का 12th के बोर्ड में आता है। डिटर्मिनेंट का कुछ कॉन्सेप्ट देखते हैं। ये भी एक थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट है, इसको एक अच्छा कंसेप्ट है, इसमें समझने के लिए इतना बड़ा मल्टीप्लिकेशन करने में बहुत टाइम जाता है। इसका एक शॉर्ट फॉर्मेट है, हम लोग फर्स्ट कॉलम में देख रहे हैं कि 2 2 4 7 3 5 और 8 1 2 है। यहाँ पे है हम लोगों का 32 105 11 16, यहाँ पे 7 7 8 8 9 9। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं कि 32 है, इससे कुछ भी कॉमन लेंगे तो 32 हो सकता है कि हम देख रहे हैं 7 अगर डिवाइड करते हैं इसमें ये 32 होता है, इस पर अगर 7 डिवाइड करते हैं तो 105 आता है, इस पर 8 1 2 पे अगर 7 डिवाइड करते हैं तो 116 आता है। तो हम लोग लिखेंगे C1 एरो मार्क C1 डिवाइडेड बाय 7, यानी कि C1 में हम लोग 7 डिवाइड करते हैं। 7 अगर डिवाइड होगा तो बाहर 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया हम लोगों का 32, ये हो गया हम लोगों का 105, ये हो गया 116, यानी कि पूरे C1 में हम लोग 7 डिवाइड किए। अगर 7 डिवाइड करेंगे तो डिटर्मिनेंट के बाहर 7 मल्टीप्लाई करना होगा। तो फिर उसके बाद लिख लेते हैं 7 7 7 8 8 8, फिर उसके बाद आ गया हम लोगों का 9 9 9, ये हो गया हम लोगों का 32 105, ये हो गया 116। ठीक है, तो अभी जो है हम लोगों का कॉलम 1 और कॉलम 3 ये दोनों इक्वल हो गया। अगर हम लोगों का कॉलम 1 और कॉलम 3 इक्वल हो गया तो हम लोगों का वैल्यू आ जाएगा 0। 7 था बाहर हम लोगों का डिटर्मिनेंट में और 0 वैल्यू आ गया, तो 7 × 0 आंसर मिल जाएगा हम लोगों को 0। ठीक है, 7 × 0 हम लोगों को मिल जाएगा 0। इस तरह से भी कभी कॉमन लेना पड़े तो कॉमन लेके अगर 2 कॉलम या 2 रो, या फर्स्ट रो सेकंड रो, या फर्स्ट रो थर्ड रो, या फर्स्ट कॉलम थर्ड कॉलम, या फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, अगर सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम अगर इस तरह का इक्वल वैल्यू आ जाता है, यानी कि जैसे कि 32 105 116, 32 105 116, तो तब हम डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 लिखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कॉमन लेके भी हम लोग डिटर्मिनेंट को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखते हैं। अच्छा, ये जो डिटर्मिनेंट का हम लोगों का है, पहला वाला एलिमेंट को हमेशा प्लस लिया जाएगा, सेकंड को रो का नेगेटिव, थर्ड वाला प्लस। अगर सेकंड रो से लेके हम लोग सॉल्व करते हैं तो फर्स्ट वाला एलिमेंट को नेगेटिव लेंगे, सेकंड वाले एलिमेंट को पॉजिटिव लेंगे, थर्ड वाले एलिमेंट को नेगेटिव। थर्ड रो अगर लेकर सॉल्व कर रहे हैं तो प्लस, फर्स्ट वाले को प्लस, सेकंड वाले को नेगेटिव, थर्ड वाले को पॉजिटिव लेंगे। फिर अगर हम लोग कॉलम 1 लेते हैं तो पहला वाला लेंगे पॉजिटिव, दूसरा वाला लेंगे नेगेटिव, थर्ड वाला लेंगे पॉजिटिव। कॉलम 2 अगर लेते हैं तो इसको लेंगे नेगेटिव, सेकंड एलिमेंट को लेंगे पॉजिटिव, थर्ड एलिमेंट को नेगेटिव। थर्ड कॉलम अगर लेते हैं तो इसको लेंगे पॉजिटिव, इसको लेंगे नेगेटिव, और ये लेंगे थर्ड वाला लेंगे पॉजिटिव। तो किसी को भी लेंगे, पूरा 6 है, यानी कि R1 इसको R2 और R3, कॉलम 1 कॉलम 2 और कॉलम 3 कोई सा भी लेके हम सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि R1 भी लेकर सॉल्व कर सकते हैं, R2 भी लेकर डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर सकते हैं, R3 भी लेकर डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर सकते हैं, कॉलम 1 को भी लेकर डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर सकते हैं, कॉलम 2 को भी लेकर कर सकते हैं, कॉलम 3 को भी लेकर कर सकते हैं, कुछ भी कोई सा भी कॉलम हो उसको लेकर हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। एक डिटर्मिनेंट हम लोगों के पास है, ये 1 0 2 3 2 4 और एक है 1 0 4। ठीक है, हम लोग अभी देखे कि ये अगर हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि 2 0 है, 2 0 है, लेना नहीं पड़ेगा तो कॉलम 2 ले लेते हैं। कॉलम 2 में बोले थे कि ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है। अभी यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ ये वाला देख लेते हैं, ये माइनस है, ये वाला प्लस है, और ये वाला इसमें हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं तो ये हो गया हम लोग का पॉजिटिव, थोड़ा ज़्यादा ये हो गया है तो इसलिए क्लियर नहीं है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये हो गया हम लोग नेगेटिव, ये हो गया प्लस, ये माइनस। तो आज जब भी हम ले रहे हैं इस तरह का, तो हम लोगों को इस तरह का 0 वैल्यू लेने का कोई किसी भी तरह का ज़रूरत नहीं है। तो फिर 0 नहीं लेंगे दोनों, तो ये वाला सिर्फ +2 ले लिए, 2 ले लिए तो कॉलम कट गया और इसके सीधे का जो रो था वो कट गया, ये कॉलम कट गया और ये रो कट गया। ठीक है, जब कॉलम और रो कट गया तो हम लोगों के पास वैल्यू जो बच गया ये हो गया हम लोग का 1 2 1 4। यहाँ लिख लेंगे हम लोग 1 2 1 4, यानी कि 2 रह गया, ये हो गया 4 और ये हो गया -2। तो हम लोग लिखेंगे 2 4 -2 हो गया हम लोगों का 2, यानी कि आंसर हम लोगों को मिल गया 4। ठीक है, इस तरह से भी हम डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर सकते हैं। फिर आगे हम लोग देखते हैं, इस तरह का हम लोगों के पास एक वैल्यू है, तो इसको देख रहे हैं हम लोगों का, ये कॉलम 3 में 00 दिख रहा है। जहाँ भी 00 दिखे तो वो डिटर्मिनेंट इजीली सॉल्व हो सकता है। तो हम लोग जानते हैं कि ये हो गया हम लोगों का प्लस, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस,
माइनस प्लस माइनस, और ये हो गया हम लोगों का प्लस माइनस प्लस। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का नेगेटिव। तो इस तरह का हम लोगों का डिटर्मिनेंट है। अगर हम थर्ड लेते हैं तो ये वाला एलिमेंट कॉलम से लेते हैं तो हम लोगों का ये एलिमेंट जो है पॉजिटिव आ जाएगा, यानी कि +3 आएगा। तो +3 ले लें, 3 ले लिए तो इसके सीधे का कॉलम और इसके सीधे का रो कैंसिल कर देंगे। सीधे का रो और सीधे का कॉलम जो है उसके सीधे में 3 के नंबर के सीधे जो कॉलम आएगा और ये रो कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोगों का बच गया 1 2 और 2 2। ठीक है, तो हम लोगों के पास रह गया 3, ये हो गया 2 - 4, यानी कि 2 - 4, और ये हो गया 3, 2 - 4 आ गया -2, तो ये हो गया हम लोगों का -6 आंसर। तो इस तरह से भी सबसे पहले इस साइड का मल्टीप्लाई किया जाता है, उसके बाद नेगेटिव देकर इस साइड का मल्टीप्लाई किया जाता है। तो इसीलिए हम लोग पहले 2 लिखेंगे, फिर इस साइड का जो है नेगेटिव देकर 4 लिखें। तो 3 - 2 आ गया, तो आंसर आ गया हम लोगों का -6। ठीक है, इस तरह से भी हम डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर सकते हैं। कुछ डिटर्मिनेंट ये बहुत इजीली कम टाइम लगता है। अगर पूरा हम लोग यहाँ पे लेंगे, यानी कि 2 भी लेंगे, 1 भी लेंगे, 3 लेंगे, थोड़ा यही आंसर आएगा, सेम आंसर ये आएगा, लेकिन टाइम ज़्यादा लगेगा। इसके लिए कुछ शॉर्ट टाइम में, कम टाइम में अगर हमें समझना है तो ये मेथड अप्लाई कर सकते हैं। 2 1 4 और 3 2 1। ठीक है, 3 2 1 है, और हम लोगों के पास हम लोगों के पास रह गया यहाँ पे 6 2 1। इस तरह का एक क्वेश्चन है, लेकिन हम लोग ए वाला वैल्यू लेकर, ए वाला कॉलम लेकर सॉल्व करना चाहते हैं। बीच वाला कॉलम लेना चाहेंगे तो कैसे करेंगे? सबसे पहले बोलेंगे कि ये हम लोगों का प्लस है, ये माइनस है, प्लस, फिर उसके बाद ये माइनस प्लस माइनस है, और एक है हम लोगों का प्लस माइनस प्लस है। ठीक है, तो अगर हम लोग ये मिडिल वाला कॉलम लेना चाहते हैं इस तरह के क्वेश्चन में, तो मिडिल वाला कॉलम के लिए क्या करेंगे? हम लोग ये नेगेटिव लेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, यानी कि 1 लेंगे। 1 लेंगे मतलब हम लोग यहाँ पे -1 लेंगे। कॉलम कट गया, रो कट गया, इसके सीधे का कॉलम और इसके सीधे का रो कट गया, बच गया 3 1 6 1, यानी कि 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6। ठीक है, 3 - 6 आ गया। फिर उसके बाद हम लोग लेंगे 2, यानी कि ये वाला जो है +2 है। ठीक है, +2 में ये कॉलम कट गया इसके सीधे का और ये रो कट गया, तो बच गया 2 4 और 6 1। 2 4 6 1 में से 2 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया 2, और 6 4 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, ये हो गया 24। फिर लास्ट रह गया हम लोगों का नेगेटिव, यानी कि ये -2 लेंगे। इसको -2 लेंगे तो ये कट गया हम लोगों का, कॉलम कट गया, ये कॉलम और ये रो कट गया, तो बच गया 2 4 3 1, यानी कि 2 हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो गया, 2 - 12 आ गया। ठीक है, आप सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया -1 और 3 - 6 हो गया हम लोगों का -3। ठीक है, तो ये हो गया 2 और ये हो गया हम लोगों का -22, ये हो गया हम लोगों का -2 और ये हो गया 2 - 12, ये आ गया -10। तो हम लोग -1 - 3 हो गया 3, ये हो गया हम लोगों का -44 और ये आ गया हम लोगों का +20, यानी कि 2 × -10, तो ये हो गया हम लोगों का 20। तो ये हो गया -3 - 24 आ गया, और ये हम लोगों का आंसर आ गया -21। तो इस तरह से भी हम डिटर्मिनेंट सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि इस मिडिल पोर्शन को लेकर। अगर कोई बोलेगा कि मैं ऊपर का प्लस माइनस प्लस लूँगा रो 1, फिर भी उसका आंसर सेम ही आएगा जो यहाँ पे हम लोगों का नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव से आया है, यानी कि सेकंड कॉलम से जो आया है। अगर कोई फास्ट रो लेकर सॉल्व करता है तब भी उसका डिटर्मिनेंट सेम आएगा।